सुबह का वक्त था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गांव की पगडंडियों पर जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में मिट्टी के आंगन में बैठी एक बुजुर्ग महिला चुपचाप दूर कहीं देख रही थी। उसका नाम था सरला। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां जरूर थीं, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उम्मीद अपने बेटे को एक बार देखने की। सरला के हाथ में एक पुरानी सी साड़ी का पल्लू था, जिसे वो बार बार मरोड़ रही थी, जैसे अपने अंदर का दर्द उसी में समेट रही हो। कब आएगा मेरा बेटा? वो धीरे से खुद से ही बुदबुदाई। पास ही रखा चूल्हा ठंडा पड़ा था। आज उसने खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि आज उसका दिल फिर भर आया था। उसका बेटा विनोद, जो कभी उसके बिना एक पल नहीं रहता था, आज उसे छोड़े हुए कई साल हो चुके थे। ना कोई चिट्ठी, ना फोन, ना हालचाल, बस एक सन्नाटा। तभी पड़ोस से आवाज आई, अरे सरला, फिर से वही सोच रही है क्या? ये उसकी पड़ोसन कमला थी। कमला उसके पास आकर बैठ गई और बोली, कितनी बार कहा है, अब उम्मीद छोड़ दे। शहर जाकर लोग बदल जाते हैं। सरला की आंखों में आंसू आ गए। माँ से भी कोई इतना दूर हो जाता है क्या? कमला ने गहरी सांस ली। अगर उसे तेरी फिक्र होती तो क्या वो एक बार भी नहीं आता? ये बात सरला के दिल में तीर की तरह लगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर अचानक सरला ने सिर उठाया। उसकी आंखों में इस बार दर्द नहीं, बल्कि एक फैसला था। मैं खुद जाऊंगी अपने बेटे के पास। कमला चौंक गई। तू अकेली शहर? हाँ, सरला ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। अब इंतजार नहीं होगा मुझसे। कमला ने कुछ पल सोचा, फिर अंदर गई और थोड़े पैसे लेकर आई। ये रख, उधार है, लेकिन जाना जरूर। सरला ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसकी आंखें भर आईं। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस रात सरला सो नहीं पाई। कभी पुराने दिन याद आते, कभी अपने बेटे का बचपन। कैसे वो उसे गोद में उठाकर खेतों में ले जाती थी, कैसे वो उसके लिए मेले से खिलौने लाती थी, और आज वही बेटा उसे भूल गया था। सुबह होने से पहले ही सरला उठ गई। एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, थोड़े से पैसे और बहुत सारी उम्मीदें रखी। फिर बिना किसी को बताए वो चल पड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ। स्टेशन पर भीड़ थी। लोग भाग रहे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई टिकट के लिए लाइन में था। सरला ने शायद जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन बेटे से मिलने की चाह उससे बड़ी थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, लखनऊ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। सरला ने घबराकर इधर उधर देखा और लोगों के पीछे पीछे चल पड़ी। ट्रेन सामने खड़ी थी। भीड़ इतनी ज्यादा कि अंदर जाना भी मुश्किल, लेकिन किसी तरह धक्का खाते हुए वो ट्रेन में चढ़ गई। अंदर हाल और भी खराब था। हर सीट भरी हुई, लोग खड़े खड़े सफर कर रहे थे। सरला ने एक पोल पकड़ लिया और खड़ी हो गई। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा, कमर झुकने लगी, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वो खिड़की के पास बैठा था, हेडफोन लगाकर मोबाइल देख रहा था। सरला धीरे धीरे उसके पास गई। बेटा, उसने धीमे से कहा। लड़के ने ऊपर देखा। जी, अगर तुम मुझे अपनी सीट दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़का थोड़ा असहज हुआ। लेकिन मैं कहाँ बैठूंगा? सरला हल्का सा मुस्कुराई। तुम मेरे पास बैठ जाना, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। लड़के ने कुछ पल सोचा, फिर सरला की हालत देखी और चुपचाप उठ गया। आप बैठ जाइए। सरला ने राहत की सांस ली। भगवान तेरा भला करे बेटा। दोनों एक ही सीट पर थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही। फिर लड़के ने खुद ही पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? लखनऊ, अपने बेटे के पास। ओह, तुम? मैं भी वहीं रहता हूँ, नाम है आदित्य। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। सरला ने अपने बारे में बताया, अपने अकेलेपन के बारे में, और आदित्य चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और 2 अनजान लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। सुबह की हल्की धूप ट्रेन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार कम करने लगी। लखनऊ जंक्शन आ गया। किसी ने आवाज लगाई। सरला ने अपनी साड़ी ठीक की। आंखों में हल्की चमक थी। दिल तेज धड़क रहा था। आज इतने सालों बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी, वो खुद से ही बुदबुदाई। ट्रेन रुकी। भीड़ एक साथ उतरने लगी। आदित्य ने सरला का बैग उठाया। आइए, मैं मदद कर देता हूँ। सरला ने मुस्कुराकर उसे देखा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतर गए। स्टेशन का शोर, लोगों की भीड़, हॉर्न, अनाउंसमेंट। सरला थोड़ी घबरा गई। आदित्य ने कहा, आपको पता है आपके बेटे का घर कहाँ है? सरला ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। बस इतना पता है। आदित्य ने देखा,
ठीक है, आप ऑटो ले लीजिए, पहुंच जाएंगी, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। उसने अपना नंबर फिर से कंफर्म कराया। सरला ने सिर हिलाया। दोनों अलग हो गए। सरला ऑटो में बैठी और पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखती रही। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, ट्रैफिक। यहीं रहता है मेरा बेटा, उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद ऑटो एक तंग गली में रुका। यही है पता। सरला धीरे धीरे उतरी। दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई। हाथ कांप रहे थे। धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला। सामने उसकी बहू रीना खड़ी थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखती रह गईं। फिर अचानक रीना का चेहरा बदल गया। आप यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी कम और नाराजगी ज्यादा थी। सरला की आंखें भर आईं। बहू, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी, रीना ने बिना मुस्कुराए कहा। पहले बताना चाहिए था, यहाँ अचानक आ जाना ठीक नहीं है। ये सुनते ही सरला का दिल हल्का सा टूट गया। वो सोच रही थी बहू उसे गले लगाएगी, लेकिन यहाँ तो ठंडापन था। अंदर आ जाओ, रीना ने औपचारिकता में कहा। सरला धीरे धीरे अंदर गई। घर छोटा था, लेकिन उसके लिए ये जगह महल जैसी थी, क्योंकि यहाँ उसका बेटा रहता था। वो चारों तरफ देखती रही, हर चीज में अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन बहू ने ना पानी पूछा, ना बैठने को सही से कहा, बस अपने काम में लग गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम हो गई। दरवाजा खुला। विनोद अंदर आया, थका हुआ, पसीने से भीगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सरला पर पड़ी, वो रुक गया। कुछ सेकंड तक चुप। फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? ये वो सवाल था जिससे सरला टूट गई। वो तो सोच रही थी माँ कहकर वो उसे गले लगाएगा, लेकिन बेटा, मैं बस तुमसे मिलने। विनोद ने बीच में ही रोक दिया। पहले बताना चाहिए था ना, यहाँ पहले से ही खर्चा बहुत है। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो बस 2 दिन के लिए आई थी। रीना भी बीच में बोल पड़ी। हाँ, और यहाँ होटल नहीं है, हमें भी दिक्कत होती है। ये सुनते ही सरला का दिल जैसे चूर चूर हो गया। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, आज वही उसे बोझ समझ रहा था। रात हो गई। सरला एक कोने में बैठी थी। ना उसने खाना खाया, ना किसी ने पूछा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। उस रात उसने फैसला कर लिया। सुबह होने से पहले ही सरला उठी, चुपचाप अपना बैग उठाया और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। कुछ देर बाद वो फिर से रेलवे स्टेशन पर थी। इस बार दिल पूरी तरह टूटा हुआ था। वो सीढ़ियों पर बैठ गई। लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, अपने बेटे का चेहरा, उसकी बातें। आप यहाँ क्यों आई हैं? उसके कानों में गूंज रहा था। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आदित्य। सरला ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो आंटी, आप पहुंच गई? ये सुनते ही सरला खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर जोर से रोने लगी। आदित्य घबरा गया। क्या हुआ, आप ठीक हैं? सरला ने रोते रोते सब बता दिया, हर एक बात, हर एक दर्द। फोन के उस पार कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। करीब आधे घंटे बाद आदित्य दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा। उसने सरला को देखा। वो सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा बुझा हुआ। आदित्य उसके पास आया। आंटी, सरला ने उसे देखा और फिर से रो पड़ी। आदित्य ने धीरे से कहा, आप अब अकेली नहीं हैं, चलिए मेरे साथ। सरला ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे सोच रही हो क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और खड़ी हो गई। दोनों स्टेशन से बाहर निकल गए। इस बार सरला के पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद जिंदगी उसे एक नया मोड़ देने वाली थी। रेलवे स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। सरला चुपचाप आदित्य के साथ चल रही थी। उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन अब भी पीछे अटका हुआ था। हर कदम के साथ उसे अपने बेटे की बातें याद आ रही थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? आंखों से आंसू फिर से निकलने को तैयार थे। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, आंटी, अब बस जो हुआ उसे भूल जाइए। सरला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अपनापन था, वो अपनापन जो उसे अपने बेटे में भी नहीं मिला। कुछ देर बाद दोनों एक छोटी सी गली में पहुंचे। आदित्य ने एक दरवाजा खोला। आइए, यही मेरा घर है। सरला अंदर गई। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। एक कोने में बिस्तर, दूसरे कोने में छोटा सा चूल्हा, दीवार पर भगवान की तस्वीर। सरला ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, तुम अकेले रहते हो बेटा? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। हाँ,
अब तक तो अकेला ही था। ये सुनकर सरला की आंखें भर आईं। उस दिन आदित्य ने खुद खाना बनाया, सरला के सामने प्लेट रखी। पहले खाना खाइए। सरला ने कई घंटों बाद खाना खाया। हर कौर के साथ उसका दिल भरता जा रहा था। जिस बेटे के घर गई वहां पानी तक नहीं मिला, और यहाँ एक अनजान लड़का उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सरला का मन शांत होने लगा। आदित्य रोज सुबह काम पर जाता, शाम को लौटकर उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, हंसाने की कोशिश करता। आज आप मुस्कुराई नहीं, वो अक्सर कहता, और सरला हल्की सी मुस्कान दे देती। कुछ ही हफ्तों में सरला बदलने लगी। वो अब पहले जैसी टूटी हुई औरत नहीं थी, वो फिर से जीना सीख रही थी। एक दिन आदित्य बोला, आंटी चलिए आज आपको शहर घुमाता हूँ। सरला पहले हिचकिचाई, नहीं बेटा, मुझे क्या करना बाहर जाकर। आदित्य हंस पड़ा, आप अब गांव में नहीं शहर में हैं, और यहाँ घूमना जरूरी है। उस दिन सरला पहली बार शहर की सड़कों पर खुलकर चली। बड़ी बड़ी दुकानें, चमकती रोशनी, लोगों की भीड़, वो सब कुछ हैरानी से देख रही थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले में आया हो। धीरे धीरे उसका पहनावा भी बदलने लगा। आदित्य ने उसके लिए नए कपड़े लाए। एक दिन बोला, आंटी ये पहन कर देखिए। सरला ने हिचकिचाते हुए कपड़े लिए, और जब कुछ देर बाद बाहर आई तो खुद को पहचान नहीं पाई। साफ सुथरे कपड़े, सजावटी बाल, हल्की सी खुशबू, वो सच में बदल रही थी। अब वो सिर्फ गांव की सरला नहीं रही थी, वो एक आत्मविश्वासी औरत बन चुकी थी। समय ऐसे ही बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। अब सरला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी चाल, उसकी बात करने का तरीका, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ। एक दिन आदित्य ने कहा, चलो आज मॉल चलते हैं। सरला ने पूछा, मॉल? हाँ, शहर का बड़ा बाजार। दोनों मॉल पहुंचे। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक, ब्रांडेड दुकानें। सरला सब कुछ देखकर हैरान थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, हर चीज को ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े 2 लोगों पर पड़ी। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो थे विनोद और रीना, उसका बेटा और बहू। सरला वहीं रुक गई, आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। ये यहाँ? उधर रीना की नजर सरला पर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, विनोद देखो। विनोद ने लापरवाही से देखा, फिर अचानक रुक गया, लेकिन उसने पहचान नहीं पाया। कौन है ये? उसने पूछा। रीना हैरान थी। अरे ये तुम्हारी माँ है। विनोद चौंक गया। क्या? नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं दिखती। अब सरला उनके सामने थी। विनोद उसके पास आया। आप कौन हैं? ये सुनकर सरला के दिल में कुछ टूटने के बजाय इस बार कुछ बदल गया। उसने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा, शायद आप गलत इंसान से बात कर रहे हैं। विनोद चौंक गया। नहीं, आप मेरी माँ जैसी लग रही हैं। सरला ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जिसे तुमने पहचानने से इनकार किया था, वो अब तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं समझती। ये सुनते ही विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना की चुप हो गई। आदित्य पास खड़ा सब देख रहा था। उसने सरला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान था। सरला मुड़ी और बिना पीछे देखे आदित्य के साथ वहां से चली गई। पीछे विनोद खड़ा रह गया, स्तब्ध, पछतावे में डूबा हुआ। उस रात विनोद सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अब तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ उसने क्या खो दिया है। उस रात लखनऊ की सड़कों पर रोशनी तो हमेशा की तरह चमक रही थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां अंधेरा छा चुका था। विनोद अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहा था। मॉल में खड़ी उसकी माँ, बदली हुई, मजबूत, आत्मविश्वासी, और उसके अपने शब्द, आप कौन हैं? उसने बेचैनी में करवट बदली। मैंने क्या कर दिया? वो खुद से बुदबुदाया। रीना पास बैठी थी। आज वो भी चुप थी। पहली बार उसे भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुबह होते ही विनोद बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे माँ से माफी मांगनी है। उधर सरला अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो बाहर देख रही थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। आदित्य ने धीरे से पूछा, आंटी सब ठीक है? सरला ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, अब सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आदित्य ने दरवाजा खोला। सामने विनोद खड़ा था, थका हुआ, आंखें लाल, चेहरा पछतावे से भरा। आदित्य ने उसे पहचान लिया। तुम? आदित्य ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा। उसकी नजर सीधा सरला पर गई। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। सरला ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार
उसकी आंखों में वो ममता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। विनोद उसके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको दुख दिया, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ विनोद की रोने की आवाज गूंज रही थी। सरला चुप रही कुछ पल तक, फिर उसने धीरे से कहा, गलती? तुम्हें पता भी है गलती क्या होती है? विनोद ने सिर झुका लिया। सरला की आवाज अब भारी हो चुकी थी। गलती वो नहीं होती जो अनजाने में हो जाए, गलती वो होती है जब इंसान जानबूझकर अपने अपनों को दर्द दे। विनोद रोता रहा। माँ, मुझे एक मौका दे दो। सरला उठी, धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई थी तो क्या मैंने एक मौका मांगा था? ये सुनकर विनोद के पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें पता है, सरला की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैंने सिर्फ अपने बेटे को देखने की उम्मीद रखी थी, लेकिन वहां मुझे क्या मिला? विनोद सिसक पड़ा। तभी आदित्य आगे आया। उसकी आवाज में गुस्सा था। जिस माँ ने तुम्हें पाला उसे तुमने एक गिलास पानी तक नहीं दिया और आज माफी मांगने आ गए। विनोद चुप, पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर बाद सरला ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, विनोद, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। विनोद ने तुरंत सिर उठाया। सच माँ? सरला ने कहा। माफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन विनोद की उम्मीद वहीं रुक गई। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर विनोद के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। क्यों माँ? सरला ने आदित्य की तरफ देखा और फिर बोली, क्योंकि अब मैंने खुद को पा लिया है। मैं अब वो सरला नहीं रही जो किसी के सहारे जीती थी। उसकी आवाज मजबूत थी, आत्मसम्मान से भरी हुई। और जहाँ तक बात है सहारे की, वो आदित्य की तरफ मुड़ी। मुझे मेरा सहारा मिल चुका है। आदित्य चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था। सरला ने आगे कहा, इसने मुझे वो दिया जो तुम कभी नहीं दे पाए, इज्जत, प्यार और अपनापन। विनोद की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ, एक आखिरी मौका। सरला ने सिर हिला दिया। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और तुमने वो सीमा पार कर दी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद विनोद धीरे धीरे उठा। उसने आखिरी बार अपनी माँ को देखा और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही एक रिश्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ दिन बाद आदित्य सरला को एक मंदिर ले गया। मंदिर में शांति थी, घंटियों की आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, आंटी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सरला ने उसकी तरफ देखा। आप चाहें तो हम जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सरला कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। रिश्ता नाम से नहीं, नियत से बनता है। उस दिन दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला किया। और पहली बार सरला को लगा जिंदगी ने उससे सब कुछ नहीं छीना, बल्कि उसे दूसरा मौका दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता का दिल कभी मत तोड़ो। समय पर दिया गया सम्मान ही असली प्यार है। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। और जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन हर किसी को नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।